अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद पाकिस्तान भर में हो चुकी है 38,799 और जो इस वक्त अमवात की तादाद है कोरोना वायरस से वो 834 है। तकरीबन 3,60,000 केसेस हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में भी जो पॉजिटिव केसेस की शरह है वो 10% से ज़्यादा ही है, 10.6% है। यानी कि पिछले 24 घंटे में टोटल जो टेस्ट किए गए हैं तकरीबन वो 15,000 हैं और जो टोटल केसेस पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर उनकी तादाद 1581 है। 21 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो टेस्टिंग जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पिछले दिनों से बढ़ती रही है, 12-13 हज़ार और अब 15,000 टेस्ट हुए हैं। ये एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं और जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद है वो भी इसके साथ बढ़ती जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते तो हमने ये भी देखा था कि एक दिन में जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है उसकी शरह 19% तक भी पहुंच गई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 10% के आसपास रही है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया था कि जो प्रोजेक्शंस थी वो इससे कई ख़तरनाक थी, इसीलिए हुकूमत मुतमईन है कि उस हद तक ये वबा नहीं फैली है जितनी शायद वेस्टर्न ममालिक में हो या और कई ममालिक में हो। और जो अपनी प्रोजेक्शंस भी थी हुकूमत की उसके मुकाबले में भी ये वबा उतनी नहीं फैली है। हुकूमत की प्रोजेक्शंस थी कि 14 मई तक जो कुल केसेस की तादाद है वो 52,000 हो जाएगी, अमवात की तादाद 1300 से ज़्यादा होगी, लेकिन इस वक्त जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं वो इससे कम है। और शायद यही वजह है कि हुकूमत चाहे वो सूबाई हो या वफाकी, उन्होंने फैसला करना शुरू किया है कि जो लॉकडाउन है उसमें नरमी आएगी और फेज़ वाइज ये नरमी का सिलसिला शुरू किया गया है। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको रिलीफ दिया गया, फिर जो ग्रे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसको रिलीफ दिया गया, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के जो वाबस्ता दूसरे इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी खोला गया। मार्केट्स को खोलने का फैसला पिछले हफ्ते हुआ और अब बात ये की जा रही है कि जो शॉपिंग सेंटर्स हैं उनको भी पंजाब भर में खोल दिया जाएगा। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का भी फैसला कर लिया, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट जो आपके शहर में होगी आम आदमी के लिए, आम आदमी की जो सवारी होगी उसको भी खोल दिया जाएगा और इसके अलावा जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट होगा उसको भी खोल दिया जाएगा, यानी कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी ट्रांसपोर्ट होगा। सिंध ने बहरहाल इस हवाले से अब तक कोई फैसला नहीं किया है। सिंध ने अभी तक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा के रखी हुई है और यही पाबंदी बलूचिस्तान में भी है। पंजाब में आज फैसला नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसके बाद फैसला हो गया कि अब जो बसेज हैं या जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 50% कैपेसिटी पे चलेगा, यानी कि पहले अगर गुंजाइश 30 पैसेंजर्स की थी तो अब उस बस में या उस वैगन में 15 मुसाफिर होंगे। और ये भी उनको कहा गया है कि जो किराया है उसको आप 20% कम करें, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है और डीजल की जो कीमत है वो पिछले माह कम हो गई थी। तो इस पर इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध में इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। अब अहम बात यह है कि पंजाब फैसला कर चुका है, खैबर पख्तूनख्वा फैसला कर चुका है, लेकिन जब कल वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग दी थी तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रांसपोर्ट पर अभी कोई फैसला इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि फैसला इत्तफाक राय से हो, और क्योंकि 1-2 सूबों को एतराज़ है ट्रांसपोर्ट खोलने पर, इसीलिए इस वक्त ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला नहीं किया गया है। पूरी तरह ट्रांसपोर्ट के ऊपर फैसला नहीं हो सका क्योंकि 1-2 सूबों के ये खदशात हैं कि अगर आप खोलेंगे ट्रांसपोर्ट तो ये वायरस फैल जाएगी। मेरा इसके ऊपर ये है कि देखें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की, अगर यूरोप जिधर यूरोप के अंदर एक दिन के अंदर 800-800 लोग, अभी भी 500-500 लोग मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, एयर ट्रैवल बंद नहीं की, हमने क्यों ये बंद करके रख दी है? इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। तो यूरोपियन ममालिक में भी हमने देखा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद किया गया। अब जब लॉकडाउन में नरमी आई है तो कहीं पे इजाज़त दे दी है, लेकिन प्रॉपर SOPs के साथ दी है, कहीं कहीं अभी भी पाबंदी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। 2 इसमें मसाइल, एक तो ये कि ये सूबे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो SOPs हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि इसकी एक मिसाल हमने देख ली कि जब छोटी बड़ी दुकानों को खोला गया तो बाज़ारों में ना दुकानदारों ने मास्क पहने, ना सैनिटाइजेशन के मामला थे, कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया और इसी तरीके से जो खरीदार आ रहे थे उन्होंने भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। तो एक ये मसला है। दूसरा, सिंध हुकूमत का एतराज़ कल हमारे प्रोग्राम में भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये फैसला NCC ने नहीं किया है, बेहतर होता कि फैसला NCC करती। तो इस पर हम बात करेंगे और एक और इशू पर
भी हम बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहजाद अकबर और शिबली फराज साहब ने कि उन्होंने कहा एक तो कोरोना वायरस मुल्क में वायरस है, करप्शन का वायरस है, उस पर भी हम बात करेंगे। शिबली फराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वजीर इत्तलात है। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो इस पर बात कर लें कि कल वजीर आजम साहब ने तो दो टोक ये कहा था कि ट्रांसपोर्ट पर फैसला इसलिए नहीं हो सका है क्योंकि एक दो सूबों का इत्तेफाक नहीं है इस पर, और हम चाहते हैं कि फैसला इत्तेफाक राय से हो। लेकिन कल ही हमने देखा कि पंजाब ने फैसला कर लिया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी फैसला कर लिया ट्रांसपोर्ट खोलने का। तो ये क्यों किया इन दोनों सूबों ने फैसला जहां पर आपकी हुकूमत है, जबकि इमरान खान साहब कह रहे थे कि इत्तेफाक राय से फैसला करेंगे हम? देखें शहजाद, इसमें कोई शक नहीं है कि थ्रू आउट हमारी यही कोशिश रही है, एक प्लेटफॉर्म जो कि NCOC है जिसमें कि सारे सूबाई चीफ मिनिस्टर्स भी मौजूद होते हैं और कई स्पेशलिस्ट और कई स्टेक होल्डर्स के साथ जी, NCC में भी और अपना NCOC में भी, बिकॉज NCOC में चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाता है जब उनके सूबे के स्पेसिफिक सूबे के रिलेटेड कोई इशू हो, ये भी उसमें मौजूद होते हैं थ्रू स्काइप। बहरहाल वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें वो डिस्कशन में वो हिस्सा लेते हैं। ये थ्रू आउट ये एक्सरसाइज की गई है। अब जहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक था तो इनिशियली उस प्लेटफॉर्म पे सारे सूबे एग्री कर गए थे, अलबत्ता सिंध का हमेशा वो जो है तो थोड़ा सा उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो इस वजह से उसमें हमने ये नहीं कहा कि ये पूरे कंसेंसस की बात है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हम खोल रहे हैं, जो बिजनेसेस खोल रहे हैं, तो उसमें जब तक कि ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो वो मज़दूर, वो वर्कर्स कैसे उस जगह तक पहुँचेंगे जहाँ तक कि उनको जाना है, यानी कि उनको एक ऐसी वो प्रोवाइड करना सिचुएशन प्रोवाइड करना जिसमें कि वो अपने काम की जगह तक जा भी सके, क्योंकि गरीब लोग होते हैं वो तो बसों में ही जा सकते हैं, वो कोई अपने लिए प्राइवेट गाड़ियां तो कर नहीं सकते। तो ये सारा कुछ एक बिल्कुल एक मरबूत किस्म का एक प्रोग्राम है, क्योंकि आप इसमें गैप्स छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो वैल्यू चेन है उसको मुकम्मल करने के लिए ये करना पड़ा। अब जाहिर है दुरुस्त है, लेकिन शिबली साहब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिंध का एतराज़ है, और वो एतराज़ बिल्कुल वैलिड लगता है, वो कह रहे हैं कि NCC की मीटिंग में जो आखिरी फैसला हुआ था वो ट्रांसपोर्ट ना खोलने का फैसला था, और कहा था कि यही चीज़ें हैं 31 तारीख तक रहेंगी। तो NCC का मीटिंग हुई नहीं, NCOC की मीटिंग हुई जिसमें कल सिंध के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज उस मीटिंग में मौजूद थे। तो वहां पर क्या ये फैसला किया गया कि सूबे खुद अपना फैसला करेंगे? क्योंकि ऐसी कोई बात कल इस प्रेस ब्रीफिंग में तो सामने नहीं आई जो वजीर आजम ने की थी। देखें ये बात ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर सिंध ये डिसाइड करता है कि वो ट्रांसपोर्ट को नहीं खोलता और वो इंडस्ट्रीज़ को खोलता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एहतजाज हुआ था वो सिंध में हुआ था बिज़नेस कम्युनिटी का, तो जो मज़दूर, जो वर्कर्स, जो छोटे कारोबार वाले लोग हैं अपने काम पे जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? वो ज़ाहिर है कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का एक मखसूस SOPs के साथ उसको दोबारा से रिस्टोर करना ये बुनियादी चीज़ थी। और जो कि आपने अपने अब्तदाई में बड़े अच्छे तरीके से बयान कर दी है कि उसके SOPs क्या होंगे। अब SOPs पे कोई अमल करता है या नहीं करता, ये असल चैलेंज है। हम तो यही देखते हैं कि इसमें ये जो कुछ भी इकदामात हुकूमत, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या फेडरल हुकूमत हो, जो भी हम इकदामात कर रहे हैं उसमें ये चीज़ तो तय है। ये दूसरा बड़ा अहम इशू है, ताउन करेंगे। शिबली साहब के जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि हम फेज वाइज बिजनेसेस को खोलेंगे। आप लोगों ने पिछले हफ्ते मार्केट्स को खोलने का फैसला किया, आपके सामने है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा, हुकूमतें गाइडलाइंस को फॉलो करवा नहीं पा रही हैं। अभी ये नहीं मरहला पूरा हुआ था, आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट खोलने का फैसला कर दिया है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कैसे काबू पाएगी? अभी तक तो मार्केट्स को नहीं हैंडल कर पाए हैं, साथ में आप ट्रांसपोर्ट भी खोल देंगे जहां पर SOPs और गाइडलाइंस को फॉलो करना ज्यादा नामुमकिन नजर आ रहा है। तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इसका ध्यान रखेगी? देखिए शहजाद, इसका फिर ऑल्टरनेट क्या है? हमने ये देखना है कि अगर ये एक चीज़ नहीं हो रही तो फिर हम उसको किस तरह से एड्रेस करें। हमारी जो बुनियादी पॉलिसी थी वो ये थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। सांप क्या है? वो है कोरोना वायरस। लाठी क्या है? लोगों की लाइवलीहुड्स। ठीक है, अब अगर इसका आप मुतबादिल करते हैं तो वो यही हो सकता है कि हम पूरा मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, कर्फ्यू टाइप सिचुएशन कर दें।
तो वो हो नहीं सकता है, वो सस्टेनेबल नहीं है। जो एक चीज़ सस्टेनेबल नहीं है तो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो है तो अवाम पे भी जाता है। मतलब है कि हुकूमत डंडे से तो हर चीज़ नहीं कर सकती है। हम तो कैंपेन चला रहे हैं, हम तो मुख्तलिफ तरीकों से आम अवाम को इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि आप मुकम्मल कर्फ्यू लगा दें या आप डंडा चलाएं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फेज वाइज इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त देना, पहले एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ जाए कि मार्केट में एसओपीज को कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, दुकानदार ग्राहक भी समझ जाएं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर आते। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि पंजाब हुकूमत, पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन दुकानदारों को भी देखेगी, ग्राहक को भी देखेगी, साथ में वो ट्रांसपोर्ट पे भी नजर रखेंगे कि गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं। ये नामुमकिन सी बात नजर आ रही है। आपने खोल तो दिया है, आप उम्मीद भी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है प्रैक्टिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये फॉलो नहीं हो सकता, जहां पर वैसे ही 90% ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, वो अनरेगुलेटेड है, ना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, ना कोई बड़ी कंपनीज उनको चला रही हैं, जैसे कि बाहर ममालिक में हम देखते हैं कि होता है। देखिए, अगेन मैं अपने पहले जवाब को रिपीट करूंगा कि इसका हमारा काम है कि हमने फैसिलिटेट करना है, अवाम का काम है कोऑपरेट करना है। और अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो जाहिर है कि उसमें सेलेक्टिव बेसिस पे वो मेजर्स भी लिए जाएंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा, उस इलाके में लॉकडाउन कर दिया जाएगा, बिकॉज ये इंटरेस्ट है उन कम्युनिटीज़ का, उन इंडस्ट्रीज़ का, उसका लाइक इवन ट्रांसपोर्ट का, कि अगर हम देखें नहीं फॉलो हो रहा है तो हम रोक लेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो ट्रांसपोर्ट है, जब तक ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि लोग अपने कामों पे जा सकें। तो ये इसको देखें, रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मॉनिटर भी करना है, फेडरल गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रही है कि इसमें ताउन है। और अगर हमारी हिस्ट्री देखें तो बदकिस्मती से हमारी तारीख इतनी वो अच्छी नहीं है जिसमें कि हम ये समझें कि आवाम उसको अपनी इंटरेस्ट में, अपने फायदे के लिए कोई काम करेंगे। बिल्कुल अच्छी नहीं है तारीख, और जैसे ये बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट पे तो इसको इंप्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल होगा। तो जब आप भी जानते हैं कि तारीख भी ये नहीं है, ट्रांसपोर्ट आप खोल भी रहे हैं, तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे ये होना चाहिए, फिर जो बिजनेस इस वक्त बंद करके रखे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या दूसरे दफातर हो, उनको बंद रखने का फिर क्या मकसद रह जाता है, जब आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को हम खोल रहे हैं। सर, रेस्टोरेंट्स में ज्यादा बेहतर तरीके से एसओपी फॉलो हो सकता है, दफातर में हो सकता है, वो आपने बंद रखे हुए। ट्रांसपोर्ट आप खोलने जा रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं और आप समझते हैं कि रिस्क लेना जरूरी है, तो बेचारा गरीब वेटर भी काम कर रहा है रेस्टोरेंट में, वो भी खोल दें, वहां तो बेहतर तरीके से एसओपी फॉलो होगा, फिर सभी खोल दें। फिर देखें जी, देखें तो इसमें आपने ये तो बात मान ली कि हम इसको ग्रेजुअल, ये नहीं है कि फ्री फॉर ऑल। जाहिर है कि जब ये कॉपरेशन होगी और जब चीज़ें ज़रा ज़्यादा मैनेजेबल होंगी तो फिर रेस्टोरेंट्स को भी खोल दिया जाएगा, फिर तो हम कॉलेजेस को भी खोल देंगे, यूनिवर्सिटीज़ को भी खोल देंगे, स्कूलों को भी खोल देंगे। लेकिन इस वक्त मिनिमम, बेयर मिनिमम क्या है, वो ये है कि रोज़गार चले, इकॉनमी चले, और इस किस्म की चीज़ों को, जहाँ स्कूल, जहाँ कॉन्ग्रीगेशन, मसाजिद हैं, अब उस तरह तो आप देखेंगे कल मजालिस भी हुई, कल बड़े बड़े जुलूस भी निकले। तो अब देखें, हमने ये सबूत हमने देना है कि आया हम एक जिम्मेदार कौम है कि नहीं है। असल लेकिन जिम्मेदारी कोरोना वायरस को रोकने में भी है ना। और जब आप ट्रांसपोर्ट खोलने का रिस्क ले रहे हैं, जिससे बहुत खतरा है कि लोग दफातर जाते हैं, फंसे होकर बैठे होते हैं, वहां से ज्यादा फैल सकता है। मैं कह रहा हूं जब ये रिस्क लेने पर तैयार है, फिर तो मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स बंद करने का जवाब ही नहीं होता, फिर तो आप सब खोल दें। ये तो हो नहीं सकता कि आप ट्रांसपोर्टेशन खोल रहे हैं लेकिन दूसरे सेक्टर्स जहां पे एसओपी फॉलो हो सकते हैं, वहां पे भी गरीब आदमी काम कर रहा है, उसको भी खोल दे, फिर कोई जवाब नहीं रह जाता ना उनको बंद करने का। नहीं, देखिए, ये आर्गूमेंट्स तो होंगे। अगर आप समझते हैं कि कोई एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें कि सारी दुनिया खुश हो, सारे काम हो जाएं और बीमारी भी ना फैले, इस तरह का मैजिक, इस तरह का जो जादू का जो छड़ी है, वो हमारे पास नहीं है और ना हमने कभी क्लेम की है। इसमें मेन इसका जो फंडामेंटल पॉइंट है वो ये है कि अवाम ने कोऑपरेट करना है, जिम्मेदारी का सबूत देना है, तभी हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि हुकूमत तो बड़ी नेकनियती के साथ ये सारे प्रायोरिटीज और टाइमिंग पे बात हो सकती है कि किस वक्त क्या खोला जा रहा है। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे ही जो है रमजान के महीने में इतनी नहीं होती, लेकिन वो आपने पहले खोल दिया, दुकानें आपने बिल्कुल एंड में जाके खोली, रश ज्यादा हो गया, उस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आपने कहा एक वायरस जो है वो करप्शन का भी है, उस पर भी काबू पाना है, इस हवाले से आज शहजाद अकबर साहब ने भी बात की। और ये मैं ज़रा मुख्तसर समझा दूं कि इल्ज़ामात इस वक्त क्या लग रहे हैं शरीफ फैमिली पे, खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की फैमिली पे। इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने फ्रंट मैन के ज़रिए बेनामी कंपनीज खोली हैं और वो बेनामी कंपनीज में जो है करोड़ों रुपए आए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा उसमें डाला है और फिर बाद में वो पैसा डायरेक्टली शहबाज शरीफ साहब के या उनके बच्चों के अकाउंट में गया है। तो ये उन पर इल्ज़ाम है कि बेनामी कंपनीज ऑपरेट की जा रही हैं, उसमें पैसा आता है जो कि बाद में शहबाज शरीफ के अकाउंट पे चला जाता है और मुबैना तौर पे ये जो पैसा
फेक कंपनीज में आता है, बेनामी कंपनीज में आता है, ये किकबैक और कमीशन का पैसा है। इस पर शहजाद अकबर ने आज क्या बात कही थी, ये सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करेंगे। निसार ट्रेडिंग कंसर्न जो कि इनके मुलाजिम शरीफ फीड मिल के राशिद करामत की नाम पे बनाई गई कंपनी है, जिसमें किकबैक्स और कमीशन के पैसे, डेवलपर से आए हुए पैसे साफ नज़र आते हैं। उससे 2014 सितंबर में 49 लाख विड्रॉ होता है, 99 लाख विड्रॉ होता है और 49 लाख विड्रॉ होता है। और फिर मसरूर अनवर ये रकम 19 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 90 लाख बस जमा करा देता है शहबाज शरीफ साहब के HBL के न्यू मुस्लिम टाउन के अकाउंट में। ये ही कैश निकालता है खान ट्रेडर के अकाउंट में से 49 लाख और फिर 5 दिसंबर को 49 लाख, फिर 17 दिसंबर को 34 लाख जमा करा देता है शहबाज शरीफ साहब के ज़ाती अकाउंट में। इस बेचारे मसरूर अनवर को, ये शायद 25-30 हज़ार का मुलाजिम है आपकी कंपनी के अंदर, ये मसरूर अनवर साहब हैं, इस वक्त नैब की हिरासत में हैं। ये पिछले 10-12 साल से शरीफ ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। तो ये इल्ज़ामात हैं शहबाज शरीफ की फैमिली पे। एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस इस वक्त नैब में जारी है। जी शबीर फराज साहब, ये आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इसमें सारा जो मामला है कि बेनामी कंपनीज खोली गई हैं, उनके जो मालकान हैं उन कंपनीज के, वो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ के जो दूसरे फैमिली बिजनेसेस हैं उनसे वाबस्ता हैं। जैसे आज निसार ट्रेडिंग कंपनी के हवाले से बात की गई, उसके मालिक है राशिद करामत जो कि शरीफ फीड मिल के मुलाजिम है। 18,000 रुपये उनकी तनख्वाह है, लेकिन वो इस कंपनी के मालिक बन के बैठे हुए हैं जिसमें तकरीबन 42 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए और बाद में ये पैसा निकल के शहबाज शरीफ के कंपनीज के अपने पर्सनल अकाउंट्स में गया है। और जो पैसा निकालने वाले और जो शहबाज शरीफ के अकाउंट में डालने वाले हैं वो भी जो कैश बॉयज है, उनका ताल्लुक भी बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब की कंपनी से ही है। अब अहम सवाल ये है कि वो मालकान कहाँ हैं जिन पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि ये उनके नाम पर कंपनीज थी, क्या उनको हिरासत में ले लिया गया है या वो मफरूर हैं अभी तक? देखें, इनमें से कुछ मफरूर हैं और कुछ जो है तो नैब की हिरासत में हैं। लेकिन असल बात यह है शहजाद के, बजाय इसके कि आप मुस्लिम लीग नून की जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उनको चाहिए कि ये सिंपल नाम है जो कि बताए गए हैं, जिसमें कि कोई पिंड दादन खान का एक गरीब भैंसों का दूध बेचने वाला, कोई जो है तो कोई छोटा सा कारोबार, कोई किसी का गार्ड है किसी, उसमें इनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते थे और निकलते थे। इसके बेनिफिशरी डायरेक्ट, और ये चेक की ट्रांजैक्शंस देखें, बैंकिंग, मैं बैंकर रह चुका हूँ, बैंकिंग की ट्रांजैक्शन को आप कभी डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। ये सारे पेईज अकाउंट के चेक्स थे जो कि उनके अकाउंट में गए। अब इसका जवाब देना चाहिए ना। इसमें तो हमने तो एक चीज़ कही है जो कि हमारे पास सबूत है। अब इनको चाहिए कि जाके अदालत में जब भी ये केस, जब इंशाल्लाह रेफरेंस बनेगा, तो इससे पहले भी ये चाहते हैं तो उसके शहबाज शरीफ जवाब दें, बिकॉज एक्यूजेशन उन पे है। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर बड़े सवालात उठते हैं जो कि फैक्ट्स के मुताबिक हैं। ये जवाब उनको देने चाहिए, लोगों के नाम अदालत में भी देने चाहिए, नैब के सामने भी देने चाहिए, और क्योंकि वो सियासतदान है उनको आवाम के सामने भी जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि सबूत हमारे पास है, आपके पास सबूत हैं, आपके पास चेक्स हैं जो आप दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल ये भी उठता है कि सबूत आपके पास कैसे आए? क्योंकि नैब एक तो आज़ाद इदारा है, आप लोग तो कहते हैं आज़ाद इदारा है, आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो फिर सबूत आपके पास कैसे आ जाते हैं? नहीं, देखें, ये तो कोई इट्स नो रॉकेट साइंस जी। देखें, अगर मैं चाहूँ आपके अकाउंट्स के बारे में, आपकी स्टेटमेंट्स, आपकी ट्रांजैक्शन करने के लिए, आई कैन गेट इट। ये तो एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। इसमें तो सिर्फ ये है कि आपके आईडी कार्ड्स भी होते हैं, आपको पता चल जाता है कि आप किस, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है। और इसी तरह जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो तो आपको पता है, इनकम टैक्स वाले भी कर लेते हैं। ये तो ये कोई बड़ी वो बात नहीं, तो बड़ी सिंपल ट्रांजैक्शन है जिसमें कि कोई हमें कोई किसी और से किसी के अकाउंट डिटेल्स निकलवाना इतना एक तो आसान काम नहीं है। और दूसरा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं हुआ है इस केस में। एसेट बियॉन्ड मीन्स में रेफरेंस जो है वो अभी चेयरमैन नैब के पास गया है मंजूरी के लिए। जब रेफरेंस फाइल नहीं हुआ तो जो एलिगेशंस हैं, जो इल्जामात हैं, जो सबूत हैं, वो आपके पास पहुंच जाते हैं, उस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है ऑपोजिशन की जानिब से कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है। हमारा एहतसाब अदालत नैब कर रही है या हमारा एहतसाब हुकूमत कर रही है? देखें, फिर ये सवालात, बजाय इसके कि सवालात का जवाब दिया जाए, इस पे जोर है कि ये कैसे मिले सबूत, कैसे गठजोड़ है। कोई गठजोड़ नहीं है। अगर गठजोड़ होता तो आज ये सारे जो है तो बजाय लंदन और कहाँ कहाँ गए हुए हैं, ये सारे अंदर होते। आप जो है तो यही
असल चीज क्या है कि ये हम कह रहे हैं कि सबूत के साथ कि ये करप्शन की है आपने। मैंने तो कहा कि उनको जवाब देना चाहिए अदालतों में भी, नैब के सामने भी, और क्योंकि सियासी लीडर्स हैं तो आवाम के सामने भी जवाब दे हैं। लेकिन आप लोग भी तो बताइए ना कि ये सोर्स, ये आपकी सोर्स क्या है, कैसे हो सकता है? क्योंकि इल्जाम लगता है ना देखिए गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर, देखिए नहीं, देखिए गवर्नमेंट के पास बड़े इदारे होते हैं, उसमें वो इंफॉर्मेशन लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं कि इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो कि हमें ये सबूत, जैसे नैब ने क्या रेफरेंस तैयार किया है, ये इंफॉर्मेशन भी आप नैब से ले सकती है हुकूमत चाहे तो। वेल नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं इसके बारे में इतना कानून नहीं जानता इतनी बारीकी से। मैं वैसे बता देता हूं क्योंकि वो एक आजाद इदारा है तो नहीं देना चाहिए। नहीं हो सकता है कि हुकूमत को वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन आप लोगों ने कहा है कि तो मुझे मैं तो सारी जो तफसीलात, जो सबूत आपने बताया कि नैब के पास ये मौजूद है और नैब इस पर तहकीकात कर रही है, तो ये नैब के पास होने चाहिए सबूत। नहीं जी, देखिए मैं आपको मैंने अपनी इग्नोरेंस का एतराफ़ किया है कि मुझे टेक्निकलिटीज़ का पता नहीं, लेकिन जो मैं जानता हूं, जो कि एक आम पाकिस्तानी जानता है, मैं एज अ बैंकर, एज अ बिजनेसमैन मैं जानता हूं कि किसी भी उसका आप इनकम टैक्स के लोग जो है ना वो आपको सारी इंफॉर्मेशन बमाए। लेकिन एलिगेशन क्या है और सबूत क्या है? आप ये कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, मैं कह रहा हूं ये सबूत नैब के पास होने चाहिए। लेकिन एक और बात का जवाब दे दें, एक सवाल जो बार बार उठता है और मैं नून लीग से इस पे सवाल लूंगा, हम जमा कराएंगे, मैं नून लीग से जवाब लूंगा, लेकिन ये एक अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये किकबैक और कमीशन का पैसा इन फेक कंपनीज में जमा हुआ था जो बाद में शहबाज शरीफ के अकाउंट में गया। ये कैसे साबित होता है कि किकबैक और कमीशन का पैसा था? ये भी एक सवाल उठाया उन्होंने आज। देखें, इनमें से जो लोग जिनको के पकड़ा हुआ है, जिन्होंने के एतराफ़ किया है सारी इस बात का, ये जो सारे चेक्स थे इसमें तो हर एक का पता ही चल गया है कि ये चेक किसने दिया था। ऐसे भी लोग हैं जिसमें कि उन्होंने पूरा एतराफ़ किया कि जी हमसे ये लिया गया था इस सिलसिले में। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो सबूत के साथ कर रहे हैं और जो है इसका जवाब देना चाहिए, बजाय टेक्निकलिटीज में कि जी आपको कैसे मिल गई ये एतराफ किया है, इसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ। ठीक है शिबली साहब, करप्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इस पर जो है नून लीग से भी हम जवाब लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये कौन लोग हैं, इनका ताल्लुक क्या शरीफ फैमिली के बिजनेस से है, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नून लीग से हम जवाब देंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। उस्मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले शिबली फराज साहब से भी हम बात कर रहे थे। उस्मा बुखारी साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार बार जो एतराज़ आ रहा है हुकूमत की तरफ से वो ये है कि हम जो बात करते हैं कि ये आपके खिलाफ एलिगेशंस हैं, ये आपके खिलाफ इल्ज़ामात हैं, उन इल्ज़ामात के जवाब नहीं देते आप लोग, बाकी सारी बातें कर देते हैं। तो आज भी उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो शरीफ फैमिली के बिजनेसेस हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाम पे फेक कंपनियां खोली गई, उनके कंपनी के अकाउंट्स में पैसे आए और बाद में वो पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए, और जो ट्रांसफर करने वाले लोग थे, जो पैसा निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, वो भी शरीफ फैमिली के बिजनेस से वाबस्ता हैं। क्या ये बात दुरुस्त है, उनका ये इल्जाम दुरुस्त है कि ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे अकाउंट खोले गए जो कि शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? बहुत शुक्रिया शहजाद। मैं इत्तेफाक से सुन रही थी शिबली फराज साहब जो कह रहे थे। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा सकते हैं और इल्ज़ाम ही लगाते चले आ रहे हैं। वो फ्रंटमैनों का इल्ज़ाम, वो जावेद सादिक भी कोई था, वो पता नहीं मेट्रो में भी पैसे लिए गए थे, और बहुत सारे फ्रंटमैन इन्होंने पहले भी बनाए, फिर वो 56 कंपनियों में भी ऐसे ही कागज लहरा के ये हो गया वो हो गया। और जब कोर्ट्स के अंदर, मेरा सिर्फ सवाल ये है, एक सवाल जो मेरा एक पाकिस्तानी शहरी होते हुए भी मेरा सवाल ये है कि सबूत हमें कहां देने चाहिए, ट्रायल कहां चलेगा, अदालत के अंदर? क्या ये मीडिया जो है ये किसी के जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार आकर एक खुद मैं समझती हूँ कि पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए वही मडस्लिंगिंग जिसको ये इस्तेमाल करते हुए हुकूमत में तो आ गए, अब हुकूमत भी इनसे नहीं हो पा रही है, अभी भी इनको मुखालिफिन के चेहरे नजर नहीं आने चाहिए, और आप जो है वो आते हैं एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। और ये भी इसमें मतलब अजीब बात है, वो कह रहे थे गठजोड़ नहीं है। अच्छा, इनको इल्हाम हो जाता है कि इसमें एक बात तो बड़ी अहम ये है ना कि देखें, क्योंकि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं, तो आप पब्लिक को भी जवाब दें ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे शुगर कमीशन में शुगर का मामला है, लेकिन आप आके सवाल पूछते हैं ना उनसे कि बताओ कि शुगर कमीशन में क्या हुआ, किसने कितनी चोरी की, तो आप मीडिया में आके सवाल कर सकते हैं, आप जवाब मांग सकते हैं। तो वो आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप लोग स्पेसिफिक जवाब नहीं देते इस बात का। ये नहीं, थोड़ा सा फर्क है शहजाद, मेरी सिर्फ गुजारिश सुन लीजिए। थोड़ा सा फर्क ये है कि हम अपोजिशन में हैं, हम यहाँ पर किसी के जज़ा सजा का फैसला नहीं कर सकते, और अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, किसने कोई जुनाह किया है, जुर्म किया है, इसका फैसला अदालतें करती हैं। यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ये जो गठजोड़ बनाया हुआ है जिसमें
नैब को पहले सवाल भेजे जाते हैं वजीर आजम हाउस से, जिसको शहजाद अकबर साहब हेड करते हैं, वहां से जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद, मुझे ये बताइए इन्वेस्टिगेशन लीक कैसे हो सकती है? कौन करता है लीक? किस कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन लीक होती है? इन वुज़रा को कौन बताता है कि ईद के बाद ये होने जा रहा है, ईद के बाद वो, और फिर आप बड़ा कन्वीनियंटली कह देते हैं कि कोई गठजोड़ नहीं है। मेरी यहाँ पे गुजारिश ये है कि आपने कारोबार पे आ गए, आप कहां से शुरू हुए थे, हुकूमती किकबैक्स फलाना ये वो, आज उस्मा बुखारी साहब, एक तो अगर आप खुद कह रही हैं कि आपने सुना, ये सवाल मैंने शिबली फराज से कर लिए हैं, जो आप बात करी मैंने उनसे सवाल कर लिए हैं। ये दूसरा, आप ये कह रही हैं कि हम हुकूमत में नहीं है, लेकिन आप हुकूमत में थे और ये इल्जामात उसी दौर के हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जो उन्होंने एलिगेशन लगाया, मिसाल के तौर पे आप बता दें, निसार ट्रेडिंग कंपनी, वो कहते हैं कि राशिद करामत साहब चलाते हैं। राशिद करामत शरीफ फीड मिल के मुलाजिम है, 18,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। आप सिर्फ ये बता दें, ये राशिद करामत है शरीफ फीड मिल के या नहीं है? क्या इनके नाम पे ये कंपनी है या नहीं है? क्या इनकी कंपनी से शहबाज शरीफ को पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं है? इतनी सी बात है, हाँ या ना में बता दें। नहीं, इतनी सी बात नहीं है ना शहजाद साहब। ये जो कागज लहरा के दिखाते हैं, इनमें से हम में से किसी ने देखे हैं? जो ये बोलते हैं, ये तो झूठ बोलते हैं एक नंबर का। अब ये बताइए, जो ये कह रहे हैं आप मान सकते हैं, मैं तो शहजाद अकबर साहब पे बिलीव नहीं करती, उनको तो बैठाया ही इस काम के लिए गया है। शहजाद अकबर साहब के ऊपर खुद जो है वो बहुत बड़ा इल्जाम है, उन्होंने अपना सियासी पोस्ट का इस्तेमाल किया। पिंडी में उनके भाई ने, मियां सोमरो साहब की जो खुद कैबिनेट मेंबर है, उनकी रिश्तेदार की जमीन पे कब्जा किया। ये कब्जा ग्रुप बताएगा हमें उस्मा बुखारी साहबा, आप उनकी बात को दुरुस्त साबित ना करें ना कि आप लोग सवालों के जवाब नहीं देते, आप इल्जाम का जवाब इल्जाम से दे रही हैं। मैंने उनसे सवाल पूछा कि ये एविडेंस आपके पास कहां से आया? ये तो नैब के पास होने चाहिए थे, अगर नैब तहकीकात कर रहा है। अब सवाल मेरा आपसे ये कि राशिद करामत साहब का क्या ताल्लुक शरीफ फीड मिल से है? क्या उनके नाम पे ये कंपनी बनाई गई जिससे पैसे ट्रांसफर हुए शहबाज शरीफ को? आप अपनी तहकीकात करें, बता दें कि राशिद करामत नाम का कोई बंदा ही नहीं शरीफ फीड मिल में। ये इन्फॉर्मेशन तो होगी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी होगी कि खान ट्रेडिंग कंपनी है, उसमें शकील अहमद के नाम पे वो कंपनी है, और शकील अहमद रमजान शुगर मिल का एम्प्लॉई है, जिसके अकाउंट में 35 करोड़ रुपए आए, जो बाद में शहबाज शरीफ के पास चले गए। अब बता देंगे कि ये रमजान शुगर मिल का शख्स नहीं है। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिए अनइंटरप्टेड। मेरी गुजारिश ये है कि ये केस शुरू किए थे इन्होंने हुकूमत से, हुकूमत में होते हुए इन्होंने हम पे इल्जामात लगाए। अब ये आ गए जाती कारोबार के ऊपर, और जाती कारोबार में भी अरबों रुपए से शुरू होकर अब ये लाखों रुपए पे आ गए। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर मीडिया में तो देखिए, कोर्ट के अंदर जाएगा ना रेफरेंस, वो कहते हैं हमारे पास वो कॉल इनके रेफरेंस शहजाद अकबर साहब ने ज़ाहिर तैयार करके नैब को भेज दिया होगा, और वो रेफरेंस जाएगा कोर्ट के अंदर। अभी भी हमने हर केस के अंदर कोर्ट के अंदर जो जवाबात थे वो दिए, और कोर्ट से ही वैलिडेट हुए। तो वो जवाब जवाब देखें, आप बतौर सियासतदान आप अवाम को भी जवाब देना, तो वो जवाब दें कि क्या जवाब दिया जब ये पूछा गया कि राशिद करामत कौन है, शकील अहमद कौन है, ये लोग कौन है, तो आपका क्या जवाब है? क्या इनका ताल्लुक नहीं है शरीफ फैमिली के बिजनेस से? ये जवाब है आपका? नहीं, किसी का मुलाजिम होना गुनाह है। अब आप इनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 मिनट शहजाद, मुझे सिर्फ एक पॉइंट मेक करने दीजिए। मैं चाहती हूँ ताकि सुनने वालों को, जो आप चाह रहे हैं कि हमारे जो वोटर्स हैं, क्योंकि सियासी लोग हैं, आम आदमी को पता चलना चाहिए, मुझे गुजारिश करने दीजिए। मेरी गुजारिश ये है कि क्या कारोबार करना जुर्म है? मियां नवाज शरीफ के बच्चे बाहर कारोबार करते हैं, इनको तब तकलीफ होती है। अगर शहबाज शरीफ साहब के बच्चे यहाँ कारोबार करते थे, इनको तब तकलीफ होती है। कारोबार करना जुर्म है, वहां पर मुलाजिम होना जुर्म है। अगर तो कोई किकबैक्स का इल्जाम ही आज तक लगा नहीं सके ना, मैं यही तो गुजारिश कर रही हूँ आपसे। अगर पार्टी फंड के ऊपर किसी ने, इन्होंने लोगों के नाम लिए, सियासी लोगों के, अगर पार्टी फंड के ऊपर किसी ने नून लीग को पैसे दिए, बहुत जुर्म हो गया। और आपकी एटीएम जो है वो आपके लिए जहाज लिए घूमती नहीं। उस्मा बुखारी साहबा, अगर पार्टी फंड के नाम पर पैसा निसार ट्रेडिंग कंपनी में आ रहा है, निसार ट्रेडिंग कंपनी का मालिक सिर्फ 18,000 रुपए कमाता है, उसके अकाउंट में 45 करोड़, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि उनका इल्जाम है, तो मैं आपसे जवाब लूंगा। आप बोल दीजिए कि ये इन लोगों का ताल्लुक शरीफ फैमिली बिजनेस से नहीं है, ना इन कंपनी से पैसे शहबाज शरीफ को ट्रांसफर हुए। अगर किसी ने पार्टी फंड देना है, पार्टी के अकाउंट में देगा, निसार ट्रेडिंग कंपनी को क्यों देगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि मैं उनके इल्जामात का जवाब आपसे ले रहा हूं। आप मुस्तरद कर दें कि ये शख्स ना शरीफ फैमिली के बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। ये गलत कर रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब ये जो सियासी खेल खेलना चाहते हैं कारोबार के नाम के ऊपर, और कारोबार, मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसा करें कि आप जहांगीर तरीन साहब की, खुसरो बख्तियार साहब की, इनकी शुगर मिलें निकाल लें, इनके कारोबार निकाल लें, और उसके बाद हमारे साथ जो हो रहा है, जो हमारे कारोबार को देखा जा रहा है, उसको भी एक पैरामीटर रखें ना। ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, एक पैरामीटर होना चाहिए, उनका कारोबार भी चेक होना चाहिए, लेकिन ये तो बता दीजिए ना कि ये लोग हैं या नहीं। ऐसा कारोबार करने से मना नहीं कर रहे,
फेक बेनामी कंपनी, इल्जाम ये कि बेनामी कंपनी है और वो बेनामी कंपनी वो लोग चला रहे हैं जो कि 18-20 हजार रुपए कमाते हैं, शरीफ फैमिली के बिजनेस से वाबस्ता है, मुलाजिम है, उनके अकाउंट में पैसा आता है, वहां से शहबाज शरीफ को जाता है। ये इल्जाम है ना, कारोबार करने में तो किसी को एतराज नहीं है। नहीं इल्जाम है ना। मेरी फिर गुजारिश है, मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि हमारे कारोबार के ऊपर इल्जाम लगा के हमारे जो ये कह रहे हैं, ये तो एक केस पेश कर रहे हैं ना, इनको अगर सबूतों पे इतना एतबार है, देखिए हमजा शहबाज शरीफ पिछले 8-10 महीने से जो है वो जेल में है, ठीक है, एक इल्जाम किसी में तो साबित कर दे। लेकिन मेरे ख्याल से शरीफ के लिए इनको ख्याली तनख्वाह पे जाना वो बात ठीक है, और शहबाज शरीफ जो है वो हर केस में सुर्खरू आता है। ये बात ठीक है, ना आशियाना हाउसिंग स्कैम हो, ना साफ पानी का केस हो, उन केसेस के फैसले अभी तक नहीं आए हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत अरसे से ये केसेस चल रहे हैं, उनके फैसले नहीं आए। लेकिन मैं एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर रहा हूं, एक एंकर के तौर पर सवाल पूछा, लोग आपसे सवाल पूछते हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप करें तो प्रिपेयर करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि ये जो नाम बताए गए हैं, ये जो कंपनीज बताई गई हैं, इन लोगों का कभी ताल्लुक नहीं रहा है शरीफ फैमिली से, ना इन कंपनीज से पैसा ट्रांसफर हुआ है शहबाज शरीफ साहब को, तो बात ही खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब, वफाकी वजीर बराए रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो रेलवे के हवाले से बात कर लेते हैं कि आप पुरुमीद थे कि गरीब आदमी की सवारी है, ईद से पहले खोल देना चाहिए ताकि लोग सफ़र कर सकें, लेकिन अब लगता नहीं है कि आप 30 से 35 ट्रेन का जो चलाने का इरादा रखते थे, कम से कम ट्रेन चलाने का इरादा रखते थे, वो भी पूरा होगा। भाई इस मुल्क में गरीब के लिए, ये मुल्क बना बड़े लोगों के लिए। जब पाकिस्तान बना, इनके तोते भी बड़े लोगों के जहाज़ों में बैठ के आए, और गरीब आदमी जो है वो रुसवाया 24 करोड़ रुपया उसने जमा करा दिया हुआ है इतने दिनों से ट्रेन पे, और सिर्फ इमरान खान इनको समझा रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट खोल दें। इमरान खान कह रहा है, इमरान खान हमें हुक्म दे दें, हम सूबों के मतहत नहीं है, सूबे क्या बेचते हैं। ये नाहल नलायक लोग जो हैं ये कौम की जिम्मेदारी से वाकिफ नहीं है, इनको एहसास नहीं है कि लोगों का रवैया क्या है। लोग स्टेशनों पे लोग आते हैं, 7 करोड़ लोग, हम 7 करोड़ लोग सालाना लेके जाते हैं, और बेनज़ीर कहती थी ये चारों सूबों की जंजीर है। ये जंजीर है जी, ये खाक जंजीर है। हर एक आदमी नंबर टांगने पे लगा हुआ है। हमारा रेलवे दिवालिया हो जाएगा, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, हमारी सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास ये लोगों ने जो बुकिंग की है 24 करोड़ वापस करने के पैसे नहीं हैं। अब मैं कौम के सामने अपना क्या पेश करूं कि ये इस मुल्क के गरीब की तौहीन है कि जहाज़ की इजाज़त है, बसों की इजाज़त है, और जो गरीब की सवारी है, एक ट्रेन जो है वो 50 जहाज़ों के बराबर जा सकती है, लेकिन खसारे पे जा रहे हैं, 60% लेके जा रहे हैं। 5.25 अरब रुपया महीने का चाहिए, मैं कहां से? अब मैं मजदूरों को घर तो नहीं भेज सकता, मैं तो किसी मजदूर को नहीं निकालूंगा जी। आफ्टर कोरोना जो भी हो मैं नहीं निकालूंगा, खुद निकल जाऊंगा, मजदूरों को नहीं निकालूंगा। इमरान खान इजाजत दें, हम किसी सूबे के न ताबे हैं, न किसी सूबे की तरफ देख रहे हैं। हम इस मुल्क की फेडरल लाइन है, फेडरल ट्रैक है, फेडरल सिग्नल है। हमें इमरान खान के ट्रेन चलाओ, हम संवार के दिन चलाएंगे। साहब बेहतर तो ये हो कि सूबों के साथ मुशावरत करके फैसला किया जाए, जैसे इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि हम कर भी ऐसा ही रहें। तो क्या इसमें रुकावट सिंध हुकूमत है? लेकिन अगर सिंध हुकूमत रुकावट है तो वो तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलने में भी मना कर रहे थे, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से कन्विंस कर लिया, इसीलिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोली गई है ना। तो रेलवे पे क्यों नहीं कन्विंस कर सके? रुकावट कौन है, सिंध हुकूमत है या कोई और है? फिर इसमें सूबों में रुकावट है। सूबे जो हैं अपने साइज से बड़े हो गए हैं, मूछों से इनकी दाढ़ियां बड़ी हो गई हैं, ये अपने आप को ये पछताएंगे इन हालात में। ये सूबे जो हैं, एक मैं क्या आपसे अर्ज़ करूं, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं और इसके नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन शेख साहब एक इशू ये भी है कि एसओपीज भी फॉलो करने हैं ना, ताकि कोरोना वायरस तेजी से ना फैले। मार्केटों का हाल आपने देख लिया, खोल दी मार्केट इसरार करने पे दुकानदारों के, लेकिन एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। ट्रेन में जो गरीब आदमी की सफारी है, क्या आप समझते हैं कि वहां पर ये जो एसओपीज हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आप फॉलो करवा सकेंगे? शहजाद देखो, मार्केट शटर मार्केट इन्होंने खोलते खोलते देर कर दी, 15-20 दिन, लोग एकदम टूट पड़े। फिर तबसरे आ रहे होते हैं कि 1-2 दिन बाद बंद कर देंगे। हमारे वजीर बयान देते हैं कि अगर एसओपी पे काम ना हुआ तो बंद कर देंगे। अगर आप ट्रेन ये दिन है, कल मुझे कहें चलाएं, एसओपी पे अमल हो जाएगा। अगर आप 3 दिन पर चलाएं तो फिर लोगों ने जाना है अपने माओं की तरफ, अपने वालिदैन की तरफ। हम पूरे एसओपी पे काम करेंगे। जो शहरों में लॉकडाउन बिग जीरो है, बिग जीरो है लॉकडाउन, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है।
इसलिए बिग जीरो है कि दुकानें खोलने में बड़ी ताखीर की गई। मैं चीखता रहा, यहां समझा गया कि जो खौंचे वाला है, जो यहां बेलचे वाला है, जो करंडी वाला है, गरीब जो जिसको 1000-1500 रुपया लोग चलते चलते कोई 200 देता है, कोई 50 देता है। असल मर्जा दुकानदार का था। दुकानें इतनी देर से खुली हैं कि आप देखें आफ्टर कोरोना इस मुल्क की जो दुकानदार सफ़ेद पोश लोग हैं उनकी हालत क्या होने जा रही है। अगर आप पहले खोल देते तो ये मसला ही ना पैदा होता। इसलिए मैं कहता हूं ट्रेनें जल्दी खोल दो। सही है, वरना लेकिन आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन में नहीं खोली तो फिर आप नहीं खोल सकेंगे ट्रेन। ये नैब के हवाले से कुछ रोज पहले आपने कहा कि नैब जो है वो 2 तरफा टार्जन बन जाएगा। आज आपने कहा कि नैब ईद के बाद झाड़ू फेरने जा रहा है। आपके ये बयानात आए और इसके बाद हम देख रहे हैं कि नैब भी एक्टिव है। अब कहा जा रहा है कि जल्द शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो रेफरेंस फाइल कर दिया जाएगा। फिर तवातर के साथ शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन दोबारा प्रेशर इतना क्यों बढ़ा रहे हैं एहतसाब का, खास तौर पे शहबाज शरीफ पर? मैं शहजाद आपको आसान लफ्जों में बताऊं, नवाज शरीफ को भी सुनकर दुख हुआ होगा कि 17 बिलियन इन्होंने लोगों को ये भत्ता लेते रहे हैं। जो कुछ कराची में भत्ता होता रहा है, ये लाहौर में भत्ता होता रहा है, ये वक्त साबित करेगा। ये मेरी रिकॉर्डिंग को महफूज कर लें कि ये पुलिस के ज़रिए अरब रुपया और करोड़ों रुपया लोगों को प्लाजों का झांसा दे के अली इमरान और ये इसका जो दामाद है क्या है और ये इसका जो एक बेटा भागा हुआ है, ये एक दहशतगर्द ग्रुपों की शक्ल थी, माशी दहशतगर्द थे ये इस मुल्क में। और मैं अब नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ पिछली रिकॉर्डिंग के साथ मिला के इसको सुनाएं, बेशक नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट है शहबाज शरीफ और उसकी औलाद ने जो करप्शन की है। नैब क्यों कह रहे हैं कि जी नैब का कानून अमेंड हो जाए? मैं नहीं करूंगा जी, वोट इसके खिलाफ दूंगा, जाएं, ठीक है। इसलिए कि नैब के कानून से डर रहे हैं। इनसे 18वीं 19वीं 20वीं 25वीं 27वीं जो मर्जी अमेंडमेंट करा लें, ये नहीं तैयार हैं कि ये चाहते हैं कि नैब के कानून से निजात मिले। अगर अब हम नैब का कानून पास करते हैं, लोग कहेंगे शायद अल्लाह माफ़ी दे इमरान खान के साथ कोई काली भेड़ें नहीं, वरना लोग कहेंगे कि हमारे में भी काली भेड़ें थी, हमने इसलिए अमेंडमेंट में बड़ी जल्दी दिखाई। इनको नैब में अमेंडमेंट चाहिए। अगर 31 जुलाई तक नैब की अमेंडमेंट ना हुई, आप देखें नैब झाड़ू फेर देगा। शेख साहब, आपने आज ये भी कहा कि अगर शहबाज शरीफ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे तो वो बच जाएंगे। अब मसला सॉफ्टवेयर का है या केस मेरिट पर है? मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, जो केस मैंने देखा है वो मेरिट पे उसके खिलाफ। मैं किसी और के खिलाफ नहीं कहता, मैं नवाज के नहीं कहता, सना के नहीं कहता, किसी और के नहीं कहता। शहबाज शरीफ और उसकी औलाद ने बहुत बड़े खोंचे मारे हैं, बहुत बड़े घपले मारे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि मसला सॉफ्टवेयर का है तो फिर ऑपोजिशन भी यही बात कर रही है ना कि यार देखें हमारे पास केसेस बनाए जा रहे हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, और असल मसला यही है, और केसेस की मेरिट जो है वो बनती नहीं है, ये ऑपोजिशन कहती है। फिर आप वो उनकी बात वैलिडेट हो जाती है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अगर केसेस मेरिट पर हैं तो फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो या ना हो, केस तो चलना चाहिए। देखें ये लोग सारी ज़िंदगी इन्होंने, ये बिजनेसमैन सियासतदान जो है ना, बचना तो नहीं चाहिए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ये बच जाते हैं। बड़े लोग, मेरी ज़िंदगी का मिशन था ये कमज़ोर हों, ये नहीं होते। चीनी वाले, शुगर वाले, आटे वाले, घी वाले, IPP वाले, ये सब लोग कर्जे ले। देखें ये बने कहाँ से? पैसे हमारे थे, हमने बैंकों में रखाए, हमारे बैंकों से पैसे लेके ये 2-2, 3-3% पे इन्होंने कारखाने बना लिए। इंडस्ट्री बन गई तो कर्जे भी माफ़ करा लिए, और इंडस्ट्री बन गई तो ये एक्सपोर्टर भी बन गए। अंडर इनवाइस और ओवर इनवाइस ये इनका कुल कारोबार था। अब सारी कौम इंतजार कर रही है फोरेंसिक रिपोर्ट का। फोरेंसिक रिपोर्ट आप आए देखें, इमरान खान ने कौम से वादा किया। अभी आपने कहा कि आप सपोर्ट नहीं करेंगे नैब अमेंडमेंट को, लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं करते, हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, तो इसके बगैर आपको लगता है कि 18th अमेंडमेंट और NFC पे आपको सपोर्ट मिल जाएगी? क्योंकि आपने कहा था कि गिव एंड टेक कर सकती है नून लीग, तो उसके बगैर आपको सपोर्ट मिल जाएगी NFC और 18th अमेंडमेंट पर? देखें 18वीं तरमीम के हालात जो हैं, NFC की इस वक्त बात हो रही है। ये पार्टियां, हमारी पीपल्स पार्टी और नून को मैं कोई अपोजिशन पार्टी नहीं समझ रहा, वक्त आने पे ये ठुस कर जाती हैं। जब मैं आपको कहता था ये कमर जावेद बाजवा को वोट देंगे, आप ही थे ना, कहते थे किस तरह देंगे वो, तो ये देखें इनकी गुफ्तगू और है, इनका फेल और है, इनका कॉल और है, इनका फैसला और है, इनकी सियासत और है, इनका TV पे प्रोग्राम और है। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।